हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय केमिस्ट्री क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर के एटॉमिक मॉडल पर हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी हमें क्या हो रहा है कि लिमिटेशंस देखने को मिल रही है। ठीक है जी, आपने जे थॉमसन एटम मॉडल किया, वहाँ पर उसकी लिमिटेशंस को लेकर के हमने बात करी थी आपसे पिछले लेक्चर्स में। रदरफोर्ड एटम मॉडल की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस आई थी। तो आपके ध्यान में है कि लिमिटेशंस मैंने कौन कौन सी बताई थी आपको? एक बारी मैं रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे जे थॉमसन एटम मॉडल था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई उसने न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया। आपको क्या बताया उसने? भाई न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया, बट वो हमारा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। तो ये तो थी हमारी लिमिटेशन किस केस में? जे थॉमसन एटम मॉडल की। उसके बाद रदरफोर्ड एटम मॉडल की बात कर रहे थे हम आपसे। रदरफोर्ड एटम मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस आई। तो वो कौन कौन सी लिमिटेशंस थी हमारी? फर्स्ट वन तो आपके पास अगर हम बात करें तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम की स्टेबिलिटी को बताने में फेल हो गया था। उसके अकॉर्डिंग था कि आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड और फाइनली एनर्जी को लूज करता हुआ वो फॉल डाउन हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो यानी उसके अकॉर्डिंग क्या था भाई, आपका जो एटम होता है वो कोलैप्स हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे क्या होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को डिक्रीज करता हुआ उसका ऑर्बिट छोटा होता जाता है और लास्टली क्या होता है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर फॉल डाउन हो जाता है। तो ये वाली बात थी वहाँ पे। सेकंड थिंग आपका कि भाई वो हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम जो होता है उसको बताने में क्या हो गया था, हमारा फेल हो गया था। भाई किस तरीके से हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हैं, इसकी बात आपसे बोर ने करी थी। एंड थर्ड थिंग अगर हम बात करते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसको भी एक्सप्लेन करने में क्या था हमारा रदरफोर्ड फेल हो गया था। तो उस कंडीशन में हमने बोर एटम मॉडल के लेकर के बात करी थी आपसे। आज हम बोर की भी लिमिटेशन को लेकर के बात करने वाले हैं आपसे कि भाई बोर की भी क्या अपनी लिमिटेशंस हैं, तो इसके ऊपर देखते हैं। तो जैसा आप देखिए फर्स्ट इसकी लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ। बोर ने क्या बताया था आपका कि जो एटम होता है उसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। एटम जो होता है उसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, एक ही प्लेन में, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है जी, यानी अब लेकिन एक्चुअल में क्या है देखिए कि जो आपका जो एटम मॉडल होता है उसका अपना एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। भाई इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे, कोई ज़रूरी नहीं है वो इसी तरीके से घूमे, वो ऐसे भी घूम सकते हैं या ऐसे भी घूम सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है रिवॉल्व कर सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो एटम का जो रियल स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कैसा है हमारा 3 डायमेंशनल है। और बोर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आपका वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपकी इसकी फर्स्ट लिमिटेशन होगी जो मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू बताई है आपको। इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से रिवॉल्व कर सकता है, ऐसे भी रिवॉल्व कर सकता है, इस तरीके से भी रिवॉल्व कर सकता है और इस तरीके से भी रिवॉल्व कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस। सेकेंड थिंग उसने बताया कि भाई आपका बॉन्डिंग होती है। जब हम बात करते हैं आपसे, अगर आपका बॉन्डिंग होती है किसी भी मॉलिक्यूल के केस में, एटम्स के थ्रू कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो बोर जो था आपका मॉलिक्यूल की शेप को बताने में फेल हो गया था। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। एक्चुअली में क्या होता है, जब कभी भी किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वहाँ पर एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है जी? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और आपको मालूम है जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो आप कह सकते हो कि भाई जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका अपना एक डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। कैसा कैरेक्टर होता है जी? उसका अपना एक डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। बॉन्ड होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बन रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है मॉलिक्यूल की अपनी एक ज्योमेट्री आ जाती है, एक शेप आ जाती है। तो उस शेप को एक्सप्लेन करने में आपका जो बोर था वहाँ पे वो फेल हो गया था। ठीक है जी, तो आई थिंक सो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो अब देखते हैं हम थर्ड लिमिटेशन है हमारी, बोर की थर्ड लिमिटेशन की बात करते हैं। देख लीजिए आप, तो इसमें मैंने आपको ये बताया है कि आपका जो हाइड्रोजन होता है जो हमारा, तो उसके थ्रू जो लाइन स्पेक्ट्रा जो मिलता है हमारे को, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसके थ्रू जो लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है इसको तो एक्सप्लेन किया बोर में। बोर के एटम मॉडल में हमने आपसे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को लेकर के बात करी थी आपसे
तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करने में ये कैपेबल था, या फिर उन आयंस की बात करें जो हाइड्रोजन लाइक हैं, जैसे हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ऐसे आयंस की बात करें जिनके आउटर मोस्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो उस स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में क्या था, ये कैपेबल था। अब जैसे अब आप देखिए हीलियम पॉजिटिव आयन की बात करते हैं, तो हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया, देख लीजिए प्लस साइन आ गया, हमारा कैटायन बन गया आपका यूनिपॉजिटिव आयन। अब आप देखिए लिथियम है, लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको मालूम है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए हमने तो 1 बच गया। ऐसे बेरिलियम की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट सेल में टोटल मिला करके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको हमने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बच गया हमारे पास। तो यानी कहने का मतलब है कि इसने एक्सप्लेन किया लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को। अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं जहाँ आउटर मोस्ट सेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उस स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गया था, यानी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये। तो ये आपकी लिमिटेशन हो जाती है, थर्ड लिमिटेशन जिसको कह सकते हो आप। फोर्थ वन की बात कर रहा हूँ तो आपका जीमेन इफेक्ट की बात करते हैं यहाँ पर हम आपसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जीमेन इफेक्ट का मतलब हमारा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करनी है आपने। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हम लाइन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड से पास आउट करा रहे हैं, तो वहाँ पर देख रहे हैं कि भाई ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्या हो जा रही है, स्प्लिट अप हो जा रही है। आप देख रहे हो ये क्या हो गई है, स्प्लिट अप हो गई है। ये क्यों स्प्लिट अप हो रही है, इस बात को एक्सप्लेन करने में बोर क्या था हमारा, फेल हो गया था। ही कुडंट एक्सप्लेन द रीज़न वाई दीज स्पेक्ट्रल लाइन्स गेट स्प्लिटेड। तो मेरा ये कहने का मतलब है आपका कि भाई आपका मैग्नेटिक इफेक्ट जो आ रहा है स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर, जिसको आप बोलते हो आप जीमेन इफेक्ट, इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। सेकंड थिंग मैंने आपको क्या बात बताई आपको कि मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होते हैं उनके थ्रू जो स्पेक्ट्रम बनता है, उस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गया। ठीक है जी, तो आपके ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। देखिए अब हम फिफ्थ पॉइंट को लेकर के बात करते हैं। अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर बात करें तो जैसे कि हमारा अभी पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि जीमेन इफेक्ट, यानी कि आपका जो बोर था वो जिस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, वहाँ पर हमारी स्पेक्ट्रल लाइन क्यों स्प्लिट अप हो रही है उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। ऐसे ही यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, जिसको हम स्टार्क इफेक्ट भी बोलते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के पास आउट हो रही हैं, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड से पास आउट होने पे ये भी क्या हो रही है, हमारी स्प्लिट अप हो जा रही है। तो इस स्प्लिट अप होने का जो रीज़न है, जो कॉज है, इसको एक्सप्लेन करने में क्या था हमारा, बोर क्या था, फेल हो गया था। तो यहाँ पर भी इसकी लिमिटेशन आ रही है, यानी कि वाई द स्पेक्ट्रल लाइन्स गेट स्प्लिटेड व्हेन इट इज़ पास फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कह सकते हो आप। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें एक्चुअली में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, इसकी बात आगे चल के होगी हमारी अभी, तो उसको भी एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गया था। एक्चुअली में जो बोर ने अपनी जो इक्वेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका कहने का मतलब था बोर का कि भाई हम पोजीशन निकालना हो, मोमेंटम निकालना हो, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसने उसके लिए इक्वेशन दी आपको। लेकिन हाइजेनबर्ग का क्या कहना है कि अगर हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों की वैल्यूज़ की बात करते हैं, अगर मान लीजिए पोजीशन की वैल्यू में प्रिसिशन आ रही है, यानी एक्यूरेसी आ रही है, हमने वैल्यू एक्यूरेट कैलकुलेट करी है, तो उस कंडीशन में अनसर्टेनिटी पाई जाती है किसके अंदर, मोमेंटम के अंदर। यानी कि एक साथ साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें पोजीशन की और मोमेंटम की, दोनों की वैल्यू आप एक्यूरेटली आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मोमेंटम में क्या है, एक्यूरेसी आएगी, तो आपका पोजीशन में अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, उसकी वैल्यू हमारी एक्यूरेट नहीं होगी। अगर पोजीशन में एक्यूरेसी आएगी तो हमारा मोमेंटम जो होगा वो हमारा क्या होगा, अनसर्टेनिटी वहाँ पे दिखाएगा। तो आपका आप बोल सकते हो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में बोर क्या था, फेल हो गया था। तो ये आपकी सिक्स्थ आपकी लिमिटेशन हो गई किस केस में, बोर के केस में। तो आई थिंक सो समझ में आ गई होगी आपको। आपका जो सेवन्थ हमारा जो लिमिटेशन का पॉइंट है, इसकी बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे। बोर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका केवल पार्टिकल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन को उसने पार्टिकल कंसिडर किया, ठीक है जी। बल्कि आपका जब डी ब्रोगली की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को बोला कि भाई उसने कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी लो होता है और
वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका वेव नेचर भी एग्जिबिट करता है। यानी आप कह सकते हो भाई डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में भी ये फेल हो गया था। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पोजेसेस बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो आपका बोर ने क्या बताया आपको कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है जी, उसका जो अपना जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पार्टिकल नेचर ही होता है। लेकिन लेटर ऑन क्या पाया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो अपना जो नेचर होता है वो वेव नेचर भी होता है और साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव की फॉर्म में यानी कि ट्रैवल कर सकते हैं। अब उसके बाद बोर ने क्या था, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए भी अपना एक फॉर्मूला दिया था, जिसमें उसने बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr होता है, nth ऑर्बिट की बात करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, nh/2π। उसने अपनी इक्वेशन दी। लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट को अगर बोलें कि भी इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की बात करें तो वो उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। तो किसने एक्सप्लेन किया इसको, लेटर ऑन इसको एक्सप्लेन किया था किसने जी, डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली ने बाद में इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया है, जिसको एक्सप्लेन करने में बोर यहाँ पे क्या था हमारा, फेल हो गया था। उसने ये तो बता दिया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है nth ऑर्बिट की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, nh/2π के इक्विवेलेंट होता है। बट कॉन्सेप्ट को बताने में क्या हो गया था, वहाँ पे फेल हो गया था। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस थी जो मैंने आपको बोर के केस में बताई कि बोर एटम मॉडल की बात करते हैं तो वहाँ उस एटम मॉडल में क्या लिमिटेशंस हैं हमारी, कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, तो वो ये लिमिटेशन मैंने आपको बताई। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए अब आप।